So, hello everyone. Hope you all fine. Fine means in fine health and also mentally and physically fine. ठीक है. मतलब अभी तो जो सिचुएशन चल रहा है मतलब घर में भी किसी किसी के घर में भी मैंने सुना है मतलब कि हेल्थ इश्यूज हैं. ठीक है. सिर्फ कोरोना से रिलेटेड नहीं बट इन जनरल भी कुछ हेल्थ इश्यूज है. तो आई प्रे एंड आई विश दैट कि सभी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा है. ठीक है. और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं. तो आज एक इस वीडियो में नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन. ठीक है. डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन. तो डाइलेक्ट्रिक जो टर्म है ना डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. तो इसका मीनिंग है कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल. ठीक है. सो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. ठीक है. तो डाइलेक्ट्रिक को बेसिकली हम लोग मतलब इंसुलेटर भी बोल सकते हैं. ठीक है. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंसुलेटर. अब हम सोचेंगे कि यार ये इंसुलेटर का अचानक से जरूरत क्यों पड़ गया. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग आज ही एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस होंगे जो कि है कैपेसिटर. ठीक है. तो कैपेसिटर में एक इंसुलेटर का मतलब इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. तो ये जो इंसुलेटर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है उस चीज को हमको पहले समझना पड़ेगा. फिर हम लोग ये कैपेसिटर का एक्शन तभी हम लोग समझ पाएंगे. ठीक है. सो डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली नॉन कंडक्टिंग substances. They have no charge carriers. ठीक है. They don't have any charge carriers. Okay. अच्छा. Now first let us discuss this topic of how a conductor behaves in an external electric field, and then we will see the behavior of dielectrics in external electric field. ठीक है. अच्छा. हम लोगों ने जब कंडक्टर का प्रॉपर्टी स्टडी किया था ना तब हम लोगों ने वहां पे एक चीज डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. इनसाइड electric field inside a charged conductor it is equal to zero. ठीक है. फॉर ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए जीरो. ठीक है. बट ये होता क्यों एक्चुअली. व्हाट इज द रीजन. ठीक है. रीजन ये है कि मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है. सपोज दिस इज ए कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना वो मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है. मतलब इस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई नॉट. ठीक है. ये हो गया ई नॉट हो गया आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा. अब यहां पे क्या है. ये तो कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या है. कंडक्टर में भी है फ्री चार्जेस. फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. तो वो क्या होगा कि वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दिस electrons they will start moving opposite to the direction of electric field. So they will start accumulating on the left edge of the conductor. So अगर ये लेफ्ट एज में इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए हैं इसका मतलब राइट एज में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा. यहाँ पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज अगर है. अगर लेफ्ट साइड में आपका एक्सेस नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है. अच्छा. तो ये इसी चीज को तो इंडक्शन बोलते हैं. ये जो लेफ्ट साइड में जो आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है राइट साइड में जो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. ठीक है. ये इंड्यूस चार्जेस है. ठीक है. ये इंड्यूस चार्जेस है. तो इसके वजह से आपके पास एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ठीक है. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है तो इसका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा. ठीक है. अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है आई ये जो ई इन लिखा है ना मतलब ये है आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है.
अच्छा, अब अगर ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर, कंडक्टर के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फॉर मतलब यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। किसमें? एक्सटर्नल मतलब कंडक्टर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ई इंड्यूस्ड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट लेंगे ई नॉट, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा? जीरो। रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज कंडक्टर के अंदर, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही होता है, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो वो दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इस वॉल्यूम में, मतलब कंडक्टर के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मतलब कंडक्टर, हाउ कंडक्टर बिहेव्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स में सेम चीज अगर देखें, सपोज ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक में भी आपका मतलब ठीक, ये तो इंसुलेटर है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो है बेसिकली उसमें फ्री चार्जेस नहीं है। ठीक है, बट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो है, मॉलिक्यूल्स तो है। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स पे चार्ज का ओरिएंटेशन डेवलप होता है। ठीक है, अब कैसे डेवलप होता है मॉलिक्यूलर लेवल में थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे भी इंडक्शन, डायरेक्ट्रिक्स में भी जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे भी इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा जो इंड्यूस चार्जेस होंगे वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इस साइड में आपका नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा, और इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो अभी अगेन ये आपका हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई इन। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है ना, डाइलेक्ट्रिक्स के केस में यहाँ पे चार्जेस ऑब्वियसली कम चार्जेस इंड्यूस होंगे, दोनों साइड्स में चार्जेस कम इंड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ई इंड्यूस, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो लेस देन, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब अब रिजल्टेंट फील्ड अंदर जीरो नहीं होगा। ठीक है, और रिजल्टेंट फील्ड जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो ई इंड्यूस है प्लस ई नॉट रिजल्टेंट फील्ड जो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, इस यहाँ पे अभी डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब मॉलिक्यूलर लेवल में मैंने जो बोला कि यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल में क्या हो रहा है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये चीज आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, देखिए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल क्या है, टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस होंगे। ठीक है, इनका कंडीशन क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा कंडीशन क्या होगा? ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था? सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, बट ये चीज जब आप पढ़ते हो ना तो आपको थोड़ा गुस्सा आता होगा
गुस्सा क्यों आता होगा कि यार देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटा चार्ज है पॉजिटिव, फिर मैं बोल रहा हूँ एक छोटा चार्ज है नेगेटिव, और पास पास में भी है। तो पास पास में है तो यार वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे ना, है कि नहीं? बट ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है मतलब क्या है कि असल में चीज ये चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास पास कर दिया, डाइपोल हो गया। असल में ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, अब इनको हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है? मतलब HCl का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो HCl में आपका हाइड्रोजन एटम हो गया और क्लोरीन एटम हो गया, ठीक है? क्लोरीन थोड़ा बड़ा साइज हो गया, ठीक है? H2O में ऑक्सीजन हो गया और दो हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है देखो यार, जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है ना, तो जैसे या HCl या H2O, तो इनको मैं क्यों बोल रहा हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है, पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड मतलब प्रोटॉन का क्लाउड है, और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। एटम है तो इसमें ऑब्वियसली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? तो जो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, उसका सेंटर एक जगह पे नहीं है, दे आर सेपरेटेड, ठीक है? मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है। तो इसका मतलब जो यहाँ का सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ठीक है? दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, तो ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो मतलब इनका डाइपोल मोमेंट है, दे हैव डाइपोल मोमेंट, ठीक है? डाइपोल मोमेंट मतलब P इज नॉट इक्वल टू जीरो, P इज नॉट इक्वल टू जीरो, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे अगर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड का सेंटर सपोज यहाँ पे है, और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है वो भी एक ही जगह में, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है उसका जो क्लाउड है वो दोनों क्लाउड ओवरलैप करता है, तो सेंटर मतलब एक ही जगह पे हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही लोकेशन में हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का लोकेशन अगर ओवरलैप, सेंटर का लोकेशन होता, ठीक है? जैसे यहाँ पे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है क्लाउड है, और अंदर नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, तो इन दोनों का सेंटर तो एक ही जगह में हो गया ना। तो सेंटर अगर एक ही जगह में हो गया, तो देखो डाइपोल मोमेंट था, वो था क्या? चार्ज टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द, जो स्पेस बिटवीन द चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यार ये डिस्टेंस अगर जीरो हो गया, मतलब ये अगर एक ही जगह पे है, दोनों चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड ओवरलैप कर रहा है, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड हो गया, जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज का क्लाउड हो गया, तो सेंटर तो ओवरलैप कर रहा है, तो सेंटर ओवरलैप करेगा तो ट्वाइस से जीरो हो जाएगा। ट्वाइस से अगर जीरो हो गया, ये चीज जीरो हो गया, तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है कि इनका डाइपोल मोमेंट इज जीरो, डाइपोल मोमेंट इज जीरो, ठीक है? और पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल, व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में ही है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 71 में है, वहीं से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो यहाँ पे काम का इन्फॉर्मेशन क्या है? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? Molecules are of two types: polar molecules and non-polar molecules. Example of polar molecules: HCl and H2O. Example of non-polar molecules: H2 and CO2. ठीक है? Non-polar molecules means dipole moment is equal to zero. Polar molecules means dipole moment not equal to zero. ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हाउ दे बिहेव इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का देखते हैं, ठीक है? अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ई इक्वल टू, ये ई लिखा है यहाँ पे, ई आपके एनसीईआरटी में भी ई लिखा है, इसको ई नॉट कर देना है। ई नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो फर्स्ट केस में यहाँ पे दिया हुआ है कि ई नॉट इक्वल टू जीरो, ई नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अप्लाई नहीं किया है कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन पोलर है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड तो एक साथ ही होगा, ठीक है, एक साथ है यहाँ पे। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो इनका डायपोल मोमेंट जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे दिया है ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई कर दिया है, और इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में,
ठीक है। तो देखना एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है ना, ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब चीज पढ़ चुके हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो हो यहाँ पे जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। ठीक है, एक साथ है, मतलब क्लाउड ओवरलैप कर रहा है। अब आपने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट मूव करेगा थोड़ा सा, और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। मतलब दोनों सेपरेट नहीं हो सकते बट थोड़ा सा ड्रिफ्ट होंगे। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये इस तरह से मॉलिक्यूल का शेप ऐसा गोल था, अभी थोड़ा डम्बल टाइप का हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज चला गया, इधर पॉजिटिव चार्ज चला गया। यही हो रहा है, यहाँ पे दिखाया है, इस साइड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। ये हो रहा है किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सब मॉलिक्यूल्स, अब सब में एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया, सब में डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया। ठीक है, और सारे डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, दे आर पैरेलल। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, देखो पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी ऑलरेडी मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो सेपरेटेड होते हैं क्योंकि उनका डायपोल मोमेंट है। इवन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई नहीं किया है, ई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तब भी इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स है उनका डायपोल मोमेंट है। बट ये डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन, तो अलग अलग ओरिएंटेशन में, अलग अलग ओरिएंटेशन में। ठीक है, अलग अलग ओरिएंटेशन में। अब ये जो फोर्थ केस है, फोर्थ डायग्राम, अब ई नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया। तो हम लोगों ने चीज पढ़ा था कि डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो उसमें टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, तो टॉर्क एक्ट करेगा तो डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये रोटेशन हो गया। ठीक है, अब रोटेशन होगा तो यार सबका अलग अलग अमाउंट में रोटेशन होगा ना, क्योंकि सबका इनिशियल ओरिएंटेशन अलग अलग था, तो सब में टॉर्क भी अलग अलग एक्ट कर रहा है। ठीक है, बट टॉर्क वो कोशिश कर रहा है डाइपोल को रोटेट करने के लिए, सो दैट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और नेगेटिव चार्ज दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है। तो सबका रोटेशन एक ही तरह से हो रहा है बट अमाउंट ऑफ रोटेशन अलग अलग हो रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन अलग अलग हो रहा है। तो अब देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इस केस में तो ऑलरेडी डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट हम लोग बोल, देखिए यहाँ पे डायपोल सब रैंडमली ओरिएंटेड था, तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट तो पूरे वॉल्यूम में अगर देखेंगे ना तो जीरो आएगा, बट इस केस में एक नेट डायपोल मोमेंट अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन अभी भी, सारा ओरिएंटेशन एक जैसा नहीं हो गया है, बट कोशिश है। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा रैंडम था, इस केस में तो पूरा रैंडम था, इसमें देखिए यहाँ पे इसलिए रैंडम था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का लोकेशन अलग अलग जगह पे है। यहाँ पे देखेंगे हर केस में, हर मॉलिक्यूल में देख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड में, नेगेटिव चार्ज थोड़ा एक साइड में। ठीक है, तो ये हो रहा है मतलब कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका पेज नंबर, एनसीईआरटी में पेज नंबर 72, पेज नंबर 72। ठीक है, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने फिर क्या ऑब्जर्व किया, ए पोलर, ठीक है, यहाँ पे ए पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स ए नेट डाइपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वेदर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या पोलर मॉलिक्यूल है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो एक नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो डायपोल मोमेंट था ही नहीं, इसमें रैंडम की वजह से अब हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, बट इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब दोनों ही केसेस में, इन दोनों केसेस में आपका, इन दोनों केसेस में आपका डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया। ठीक है, सो वही चीज दिखा है, द पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप ए नेट डायपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, पोलराइजेशन का। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है जो पी है वो प्रोपोर्शनल टू ई। असल में आपके एनसीईआरटी में ई लिखा है, तो ये जो ई है मतलब हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम लोगों ने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। देखिए पी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ट्वाइस ए था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा वो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। उतना ही ज्यादा होगा तो लेंथ भी तो इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो ट्वाइस से इंक्रीज होगा तो पी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोलराइजेशन क्या है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो पी इज प्रोपोर्शनल टू ई, पी इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो ये लिखा है ना काई, इसको काई, इसको काई काई पढ़ते हैं। ठीक है, तो काई ई मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अच्छा इस ये रिलेशन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट एग्जाम में अगर पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है तब क्या लिखोगे? तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यहां से हम लोग लिख सकते हैं पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि काई ई क्या होगा? काई इज इक्वल टू पी बाई ई होगा। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन यहाँ पे इसलिए वेक्टर सिंबल लिखा है। ठीक है, और पोलराइजेशन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पोलराइजेशन का डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, काई जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक अगेन पेज नंबर 73 आपका एनसीईआरटी में, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, अभी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पे रखा हुआ है। ठीक है, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यार एनसीईआरटी में ई लिखा है बट स्टैंडर्ड ई लिखने से गलती नहीं है एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी में गलती नहीं निकाल रहा हूँ, बट यार नॉर्मली एक स्टैंडर्ड है कि हम लोग ई नॉट सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, आगे डेरिवेशन वगैरह में भी चाहिए होगा इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल्स थे, तो मॉलिक्यूल्स अब अरेंज कर रहे हैं अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ द, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना एक एक मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे देखिए पॉजिटिव चार्ज, ईस्टर्न इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो राइट साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल में राइट साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप ओवरऑल अगर पूरे देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे अगर एक वॉल्यूम में देखते हैं तो इस वॉल्यूम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा टोटल चार्ज। यहाँ पे भी एक पास पास है, कैंसिल हो जाएगा। ये भी पास पास है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंदर के वॉल्यूम में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, एवरी वॉल्यूम डेल्टा वी ऑफ द स्लैब हैज डाइपोल मोमेंट पी डेल्टा वी। ठीक है, क्योंकि पी क्या था? पी था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोलराइजेशन है ना, डाइपोल मोमेंट, तो ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो उसको डेल्टा वी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस जगह का डाइपोल मोमेंट आएगा, है कि नहीं? तो ये चीज है, एवरी वॉल्यूम डेल्टा वी ऑफ द स्लैब हैज डाइपोल मोमेंट पी डेल्टा वी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्योंकि पोलराइजेशन जो होता है वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है ना, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी इज मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल बट कंटेन्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर डायपोल्स। मैक्रोस्कोपिकली छोटा है बट उस छोटे से जगह में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, डायपोल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए द डेल्टा वॉल्यूम डेल्टा वी हैज नो नेट चार्ज, नेट चार्ज नहीं है क्योंकि कैंसिल हो रहा है ना प्लस और माइनस।
ठीक है, ये चीज दिखाई, दिस इज बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन डाइपोल सिट्स क्लोज टू नेगेटिव चार्ज ऑफ द एडजेसेंट डाइपोल। ठीक है, बट सरफेस में क्या हो रहा है, सरफेस में क्या हो रहा है, सरफेस में अगर देखेंगे, लेफ्ट साइड की सरफेस में देखेंगे, तो ये जो चार्जेस है लेफ्ट साइड की सरफेस, ये जो चार्जेस है, इनका तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसके इस साइड पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सिमिलरली ये चार्जेस, ये भी तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक जो था, डाइलेक्ट्रिक ये मटेरियल था, यहाँ पे इस साइड, एक साइड में, एक सरफेस में आपको नेगेटिव चार्ज नजर नजर आएंगे, और जो ऑपोजिट सरफेस है वहां पे हमको पॉजिटिव चार्ज नजर आएंगे, ऑन द टोटल चार्ज जीरो है। ठीक है, सो हाउएवर एट द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक normal to the electric field there is evidently a net charge density, सरफेस में चार्ज है। तो as seen in figure में, the positive ends of the dipole remains neutralized at the right surface and negative ends at the left surface। ठीक है, अनन्यूट्रलाइज, सॉरी अनन्यूट्रलाइज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अनन्यूट्रलाइज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। द अनबैलेंस चार्जेस आर इंड्यूस्ड चार्जेस ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज, ये क्यों हुआ, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अनबैलेंस चार्ज, मतलब लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस पे अनबैलेंस चार्ज रह गया, ये डायलेक्ट्रिक में ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो दस द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक is equivalent to two surfaces with induced surface charge densities sigma p and minus sigma p। मतलब यहाँ पे सरफेस चार्ज, ये सिग्मा क्या होता है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मतलब इस सरफेस पे तो निगेटिव चार्ज है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा पी है, और यहाँ पे जो है वो प्लस सिग्मा पी है। ठीक है, पी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इसलिए पी सिंबल यूज किया है। So clearly the field produced by these surface charges opposes the external electric field, obviously, क्योंकि external electric field का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जाएगा ना, तो ये ईपी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी। ठीक है, तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह जा रहा है, एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो सकता है, ये हम ऑलरेडी देखे थे कि डाइलेक्ट्रिक में नहीं हो सकता है, कंडक्टर में होता है। तो कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर हम लोग बोलते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज देयर बाय रिड्यूस्ड फ्रॉम द केस व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। ठीक है, तो उस रीजन में, मतलब इस स्पेस में अगर कोई मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही नॉट होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, अगर यहाँ पे अभी डाइलेक्ट्रिक है, तो अभी भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, बट अभी सपोज कर लो कुछ ई होगा, तो ये जो ई होगा ना वो ई नॉट से छोटा होगा, ई नॉट से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन वो अपोजिट डायरेक्शन में था, तो इसने अपोजिट डायरेक्शन में इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक is thereby reduced from the case when no dielectric is present। ठीक है, we should note that surface charge density plus minus sigma p arises from both, arises from not free charges। अब देखो, ये फ्री चार्जेस की वजह से नहीं हो रहा है, ये बाउंड चार्जेस की वजह से हो रहा है। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में तो फ्री चार्जेस होते नहीं है ना, डाइलेक्ट्रिक में तो फ्री चार्जेस होते नहीं है। ठीक है, सो दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस, व्हाट इज द कॉज ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में जो सरफेस में चार्ज इंड्यूस हुआ है, ठीक है, तो उसको किसके वजह से हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्री चार्जेस, बट दैट इज बिकॉज ऑफ बाउंड चार्जेस, दैट इज बिकॉज ऑफ बाउंड चार्जेस, arises from बाउंड चार्जेस, नॉट फ्री चार्जेस। ठीक है, सो दिस आर द पीस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इतना मेहनत हम लोगों ने किया, इतना कैलोरी बर्न किया, क्यों कैलोरी बर्न किया, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ कैपेसिटर, टॉपिक ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर, आपके घर में जो फैन है, ठीक है, तो फैन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ऑन किया बट वो धीरे धीरे घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि फैन, अब मैं तो रूम में फैन ऑफ करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फैन ऑन करूंगा तो साउंड होगा, साउंड होगा तो वीडियो क्वालिटी खराब होगा, वीडियो क्वालिटी खराब होगा तो आप लोग नहीं देखोगे। अब पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ तक टिके हैं, वो भी
एक बात है, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो लंबा होता है तो आप लोग देखते भी नहीं हो, बिकॉज ऑफ वेरियस इशू, नेटवर्क इशू भी है, बट ठीक है जो भी है। अब ये जो फैन है, कभी कभी फैन कहाँ से कहाँ पहुंच गया यार। फैन जो है, फैन, ठीक है, ये फैन कभी कभी धीरे घूमता है, या फिर कभी कभी होता है ऑन किया फैन घूम ही नहीं रहा है, तो हम लोग एक डंडा लेके फैन पास से घुमा देते हैं, फिर घुमाने के उसके बाद घूमने लग जाता है। फिर इलेक्ट्रिशियन को जो बुलाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि कंडेंसर खराब हो गया, ठीक है, कंडेंसर खराब हो गया है। तो फिर कंडेंसर कंडेंसर मतलब ऐसा कुछ चीज़ एक लेके आता है, ठीक है, तो फिर चेंज करता है तो फिर फैन ठीक हो जाता है। तो ये जो कंडेंसर है ना, कंडेंसर, वो ये कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है, ठीक है, इसी को कंडेंसर बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं, मतलब लोकल लैंग्वेज में कंडेंसर, ठीक है। टेक्निकल टर्म क्या है? कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर कुछ दिखने में कुछ मैंने मतलब ये ऐसे होते हैं, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, बट ये भी एक कैपेसिटर है, ठीक है, जो मतलब फैन में आप लोगों ने इस तरह देखा होगा, ठीक है। ये सिमिलरली जो ये मतलब कैमरा का जो फ्लैश होता है ना, उसमें भी ये यूज होता है, ठीक है, कैमरा के फ्लैश में भी ये यूज हो रहा है। अब ये इतने सारे कैमरा मैन आपका फोटो लेने आ रहे हैं, ठीक है, पता नहीं आपने क्या काम किया है, अच्छा काम ही किया है, ठीक है, अच्छा काम किया है, इसलिए ये कैमरा मैन आया फोटो लेने के लिए, फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये फ्लैश, अब आप बोल रहे हो कि सोच रहे हो कि क्या मैं मतलब ये एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ, क्या क्यों एग्जांपल, मतलब देखो यार, अब देखो ये कैमरा में नॉर्मली जो सेल यूज होता है, छोटा सा सेल यूज होता है, ड्राई सेल, ठीक है। अब यार ये ड्राई सेल, अगर आप वायर लेके एक बल्ब को जलाओगे तो बल्ब मतलब बहुत धीमे जलेगा, बल्ब का इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगा, बट सेम ड्राई सेल कैमरा में यूज करते हैं तो यार इतना बड़ा, मतलब इतना ब्राइट, आंखें बंद हो जाती है, मतलब इतना ब्राइटनेस को देख के। तो क्या है चक्कर, क्या है, मतलब क्या हो रहा है ऐसा। सिमिलरली फैन, अब फैन को यार कभी डंडे से घुमा के देखना, फैन का काफी वेट होता है, ठीक है, बट जब करंट फ्लो करता है तो यार इतना टॉर्क जनरेट होता है कि इतना आराम से फैन घूमता रहता है, ठीक है। कभी वैसे फैन को घुमा के देखो, या फैन को कभी उठा के देखो, काफी वेट है फैन में, ठीक है, जो इसमें कॉपर कॉइल होता है उसका काफी वेट होता है। तो यार मगर घूमता तो बड़ी आसानी से घूमता है, बट जब कैपेसिटर खराब हो जाता है, जो कंडेंसर जब खराब होता है, तब तो घूम नहीं पाता ना, ठीक है। तो बेसिकली मतलब फैन में ये कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, ये वो एक सफिशिएंट टॉर्क जनरेट करता है सो दैट द फैन इज एबल टू रोटेट। सिमिलरली कैमरा में भी क्या कर रहा है, वो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में एक लार्ज इलेक्ट्रिक पल्स छोड़ता है सो दैट मतलब हाई इंटेंसिटी निकले, लाइट का इंटेंसिटी बहुत निकले, ठीक है। तो ये मतलब जनरली मतलब कुछ कैपेसिटर के एप्लीकेशन है, ठीक है। ये नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए जो अच्छा चीज, मतलब इजीली समझने के लिए बता रहा हूँ, मतलब कि जहाँ पे मतलब फैन में, जैसे फैन, अब फैन रुका हुआ फैन है, उसको घुमाने है तो काफी एनर्जी चाहिए, ठीक है, बट ऑलरेडी अगर फैन घूम रहा है तो उस मतलब रोटेशन को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो इनिशियली घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है? वो कैपेसिटर देता है। मतलब कहीं पे अगर इनिशियली मतलब एक लार्ज सर्ज ऑफ एनर्जी, कहीं एक लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी छोटे से टाइम के लिए चाहिए, झटके से एनर्जी कहीं देना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, वहां पे कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। ये तो होगा खैर समझने वाली बात, प्रैक्टिकल समझने वाली बात, ठीक है। बट थ्योरेटिकली जो हम लोग चीज देखने वाले हैं, मतलब जो क्लास 12 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कि अब ये कैपेसिटर जो है ना, ये हम लोग एसी सर्किट्स, ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में जो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डीसी सर्किट है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ेंगे वो डीसी सर्किट है। तो पूरा जो पिक्चर क्लियर होगा वो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये चीज क्लियर होगा, कि जैसे डीसी सर्किट में अगर कैपेसिटर यूज कर रहे हो ना, तो वो मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो चार्ज को करंट वो फ्लो ही करने नहीं देता है, ठीक है। डीसी सर्किट में कैपेसिटर मतलब वो करंट को फ्लो करने नहीं देता, वो चार्ज सर्किट को ब्लॉक करता है, ठीक है। कब करेगा? जब कैपेसिटर इज फुली चार्ज। सो कैपेसिटर वंस चार्ज विद द अप्लाइड वोल्टेज एक्ट्स एज ए ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब क्या है? वहां से करंट फ्लो नहीं कर सकता है, ये डीसी में होता है, ठीक है। अब ये चीज जस्ट मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये चीज क्लियर होते होते मतलब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट जस्ट आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो कैपेसिटर है, एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों में यूज होता है, बट दोनों में उसका रोल अलग अलग है। डीसी सर्किट में तो ओपन स्विच के हिसाब से यूज होता है, और एसी में क्या होता है, a capacitor reverses its charges as the current alternates and produces a lagging voltage.
मतलब क्या है कि एसी सर्किट में क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में तो इस तरह का होता है ना, करंट इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, तो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, तो क्या होगा कि कैपेसिटर में चार्ज चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस ए लैगिंग वोल्टेज, कैपेसिटर प्रोवाइड्स ए लीडिंग करंट इन एसी सर्किट। मतलब एसी सर्किट में जो करंट होता है, ठीक है, वो वोल्टेज से फेज एंगल 90 डिग्री आगे होता है। ठीक है, मतलब ये जो कैपेसिटर है एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज ले आता है। ठीक है, एक फेज डिफरेंस ले आता है। कितना फेज डिफरेंस ले आता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हम लोग, ये दिस इज द रोल ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट, दिस इज द रोल ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। ठीक है, ये एसी सर्किट में है, ये डीसी सर्किट में है। एसी सर्किट में क्या कर रहा है, वो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस ला रहा है, और डीसी सर्किट में क्या कर रहा है, वो सर्किट को ओपन सर्किट कर दे रहा है। ठीक है, बट रिमेंबर इस चीज को देख के अभी घबराना नहीं है। ये चीज हम लोग क्लियर होते होते हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस सिंस हम लोग कैपेसिटर में अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो खाली मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तुमको बता दूं कि कैपेसिटर का एसी सर्किट में अलग रोल है, डीसी सर्किट में अलग रोल है। ठीक है, अच्छा, अब कैपेसिटर होता क्या है? व्हाट इज अ कैपेसिटर? ठीक है, कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप, कुछ भी शेप का हो सकता है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। तो यहाँ पे आर्बिट्री शेप में दो कंडक्टर है, कंडक्टर वन हो गया, कंडक्टर टू हो गया। ठीक है, एक में प्लस क्यू चार्ज है, एक में माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिखाया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाया है। तो एक कंडक्टर में पोटेंशियल V1 है, एक कंडक्टर में पोटेंशियल V2 है। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा ना, तो ऑब्वियसली यार चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज वी? वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में वी पोटेंशियल क्या है, एक कंडक्टर का V1 है, एक कंडक्टर का V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 माइनस V2। तो V वही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। ठीक है, अच्छा, अब देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, वी इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू वी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है ना, तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू q अगर है, तो q बाई वी जो होगा वो रेशियो जो कांस्टेंट होगा। ठीक है, q बाई वी का रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो q बाई वी इज कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। कैपिटल C है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये जो C होगा, देखिए ये कांस्टेंट है, मतलब देखिए मतलब q इज इक्वल टू सी वी। q इज इक्वल टू सी वी जो रिलेशन है, एक्चुअल रिलेशन। ठीक है, तो ये हमको रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए q इज इक्वल टू सी वी, मतलब ये तो C तो कांस्टेंट हो गया, जो कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट है, मतलब वो क्यू और वी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए तो कांस्टेंट बोल रहे हैं ना। तो जो सी है, ठीक है, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। ठीक है, ये तो ज्यादा ही कुछ मतलब लग रहा है जैसे मैंने कुछ काट ही दिया है। ठीक है, तो सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कभी नहीं करेगा। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, सेपरेशन बिटवीन देम। दो कंडक्टर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। तो दोनों कंडक्टर के बीच में सेपरेशन क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मतलब दोनों बिटवीन द कंडक्टर्स, मतलब दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो कैसा है, पानी है, ऑयल है, क्या है, पेपर है, रबड़ है, क्या है। ठीक है, सो जो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, किसके सी किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सेपरेट और उनके बीच में सेपरेशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? क्यू और वी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हो गया? ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो गया? फैरेड। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। वन फैरेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन कूलम डिवाइड बाय वन वोल्ट। तो यहां से हम लोग वन फैरेड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वन फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैपेसिटर व्हेन
charge of 1 coulomb raises its potential by कितना वोल्ट? 1 वोल्ट. 1 वोल्ट. So this is how we define 1 farad. This is how we define 1 farad. ठीक है. अच्छा, कैपेसिटर का सिंबल क्या हुआ? जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा कुछ होता है ना, रेजिस्टेंस. ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है. तो वैसे ही कैपेसिटेंस का सिंबल अगर ऐसा है, मतलब दो पैरेलल लाइन और ऐसा है, ठीक है, तो हो गया फिक्स कैपेसिटेंस. ठीक है. और यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे एक एरो लगा दिया तो वेरिएबल कैपेसिटेंस. वेरिएबल कैपेसिटेंस. ठीक है. तो ये तो हो गया सिंबल का बात. ठीक है. अच्छा, तो ये जो रिलेशन है Q इज इक्वल टू सी वी, इसके बारे में बोल रहे हैं. ये शोज दैट लार्ज सी, फॉर लार्ज सी, सी सी इक्वल टू क्यू बाई वी. ठीक है. फॉर लार्ज सी वी इज स्मॉल फॉर ए गिवन क्यू. सी अगर लार्ज चाहिए तो वी शुड बी स्मॉल फॉर ए गिवन क्यू. दिस मीन्स दैट capacitor with large capacitance can hold large amount of charge Q at a relatively small v. मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा होगा एट स्मॉल v. एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है स्मॉल पोटेंशियल. ठीक है. तो वही, यही उसका मतलब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हो गया कि कैपेसिटर में हम लोग स्मॉल पोटेंशियल में भी लार्ज चार्ज स्टोर कर सकते हैं. दिस इज, ये लिखा है, दिस इज द ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल डिफरेंस implies strong electric field around the conductor. ठीक है. अब पोटेंशियल ज्यादा होने से लॉस क्या है? देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. मतलब कैपेसिटेंस में हम लोग ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहे हैं स्मॉल पोटेंशियल में. ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहे हैं. अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहे हैं स्मॉल पोटेंशियल. बट अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो लॉस क्या है मतलब. ठीक है. हाई पोटेंशियल डिफरेंस implies strong electric field. ठीक है. A strong electric field can ionize the surrounding air and accelerate the charges so produced to opposite charge plates, thereby neutralizing the charge on the capacitor. ठीक है. मतलब क्या है कि अगर दो जैसे प्लेट है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे जो बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आयनाइज हो जाएंगे. तो आयनाइज हो जाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो कर जाएगा ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएगा. पहले तो बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है. इंसुलेटिंग मीडियम पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की तरफ या नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने नहीं दे रहा है, उनको न्यूट्रलाइज करने नहीं दे रहा है. बट बीच में जो आयनाइजिंग मीडियम आकर आ गया, मीडियम आयनाइज हो गया, तब तो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो पोटेंशियल को लो रखते हैं. ठीक है. सो दैट इज द रीजन. ठीक है. अच्छा, और एक बात कि अब ये जो देखिए, एक चीज हमको समझ में आया क्या कि हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते. ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये चार्ज लीक कर जाता है. ठीक है. तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विथस्टैंड कर सकता है कि मतलब बीच में जो एयर है वो आयनाइज ना हो विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है. तो ये डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है. फॉर एयर इट इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर. ठीक है. 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर. ठीक है. सो ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली हम लोग को आइडिया मिल रहा है कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या हो रहा है. कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि इट इज एबल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट ए स्मॉल पोटेंशियल. लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट ए स्मॉल पोटेंशियल. ठीक है. अब यहाँ पे फैरेड के मतलब अलग अलग, नॉर्मली 1 फैरेड मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी है. तो नॉर्मली कैपेसिटेंस जो होता है वो माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड होता है. तो 1 माइक्रो फैरेड क्या हो गया, 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁶ फैरेड. 1 नैनो फैरेड मतलब 10⁻⁹ फैरेड. 1 पिको फैरेड मतलब पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड. तो यहाँ पे बेसिकली वो यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है. ये यूनिट्स का. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या सीखा, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, हाउ डाइलेक्ट्रिक्स बिहेव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है. ठीक है. फिर हम लोगों ने सीखा कि कैपेसिटर कैपेसिटर चीज क्या है, कैपेसिटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं. ठीक है. और कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है. ठीक है. और लास्ट में हम लोगों ने सीखा अभी डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है. सो ये हमारे वीडियोस में, आज के वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस किए हैं. होप आप लोग का इसे क्लियर होगा.
समझ में आया होगा आपको। मैंने सारी चीज़ें एनसीईआरटी से डिस्कस की हैं। आप लोग अपनी तरफ से भी एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के देखिए। ठीक है? सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। माय बेस्ट विशेस टू यू। गुड लक।